13 अप्रैल 2025 मेरठ के अकबरपुर सादात में रहने वाले अमित को सुबह सुबह उसका 5 साल का बेटा चाय के लिए जगाने आया। घर के ग्राउंड फ्लोर पर वह सो रहा था। अमित काफ़ी कोशिशों के बाद जब नहीं जगा तो उसके बेटे ने कंबल को हटाकर उसे जगाने की कोशिश की। जैसे ही उसने कंबल हटाया उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि उसने देखा उसके पिता के पास चारपाई पर एक सांप बैठा था। बच्चे की चीखें सुन बच्चे की मां यानी अमित की वाइफ रविता भागते हुए आई और यह मंजर देख वह भी ज़ोर से चिल्ला पड़ी। सिंस ये वाक़या मेरठ के बेशुमा विलेज का है, इसलिए शोर सुनकर आसपास के मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हो गए। घर पर उस वक्त अमित की वाइफ रविता, उसके 3 बच्चे, अमित की माँ और उसके पिता विजयपाल थे। अमित का शरीर चारपाई पर बेजान पड़ा था और उसके लेफ़्ट हैंड के पास एक सांप बैठा था। अब ऐसी सिचुएशन में किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि वो पास जाकर ये देख सके कि वो अमित अभी ज़िंदा है या नहीं। सो गांव वालों ने फ़ौरन ही सांप को पकड़ने के लिए पास ही के एक गांव से सपेरे को बुलवा लिया। सांप को तो पकड़ लिया गया, लेकिन अमित पहले ही दम तोड़ चुका था। अमित की मौत से पूरे परिवार में हाहाकार मच गया। अमित के पेरेंट्स, वाइफ रविता और तीनों बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। इस सारे मंज़र को वहाँ पे मौजूद लोगों ने फ़ोन में कवर कर लिया, जो सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही वायरल हो गया। हर जगह यह खबर फैल गई कि सांप ने पूरी रात उसे 10 बार डसा। सुबह होने तक वहीं अमित के पास बगल में बैठा भी रहा। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई इसे पुराने जन्म की दुश्मनी बताने लगा, कोई इसे इच्छाधारी नागिन और विष कन्या की कहानी जोड़ने लगा। सिंस ये अननेचुरल डेथ थी, इसलिए पुलिस का इन्वॉल्व होना तो बनता था। इसलिए मौके पर पहुंची पुलिस ने अमित की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन किसको पता था विष कन्या वाला यह किस्सा अलग रूप में सच होने वाला था। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में, द केस ऑफ विष कन्या। अमित की शादी लगभग 7-8 साल पहले हुई थी। उसके 3 बच्चे थे, एक बेटा और 2 बेटियां। मेरठ के अकबरपुर सादात का रहने वाला अमित पेशे से वह टाइल्स लगाने का काम करता था। अमित की लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। गांव में उसका एक मकान भी था। उसमें वह अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता के साथ रहता था। गांव में जो भी उसे जानता था उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि अमित की मौत इस तरह होगी और वह सबको छोड़कर चला जाएगा। इस इंसिडेंट से ठीक एक दिन पहले यानी 12 अप्रैल 2025 अमित अपने बच्चों और बीवी के साथ पास के ही एक मंदिर में गया था। शाम 7:30 बजे तक वापस घर लौट आया था। पुलिस को अमित की मां ने बताया कि रात 9:30 बजे तक सारे घर वाले खाना पीना खा के सो गए थे। हालांकि रोज़ सभी लोग इतने बजे नहीं सोते थे। इन सभी को लगा कि शायद मंदिर से लौट कर आने पे सभी थक गए होंगे, इसलिए जल्दी सोने चले गए हैं। अमित की मां ने पुलिस को ये भी बताया कि जब वह देर रात वॉशरूम के लिए गई थी, तब उसने अमित को चारपाई पर बाहर सोते हुए देखा था। उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि घर में उस वक्त सांप था, जो कि अमित के पास में बैठा हुआ था। अमित को गहरी नींद में सोते हुए देखकर उसकी मां को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ है। यह केस सिर्फ एक स्नैक बाइट का केस लग रहा था। पुलिस को अमित की मौत के 2 दिन बाद तक भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे किसी पर शक हो सके। सभी की नज़रों में अमित का गुनहगार सिर्फ वही सांप था। 16 अप्रैल 2025 को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस सारे केस को ही बदल दिया, क्योंकि पोस्टमार्टम के मुताबिक अमित की मौत सांप के काटने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई थी। यानी किसी ने उसका गला दबाकर उसे मारा है। साबित हो गया था कि रात के अंधेरे में किसी न किसी ने अमित का गला दबाकर उसे मार दिया है। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने घर के सभी सदस्यों से लेकर आस पड़ोस में पूछताछ चालू की, जो कि गांव कस्बों में कोई भी बात आसानी से छुपती नहीं है।
जो कि गांव कस्बों में कोई भी बात आसानी से छुपती नहीं है। इसी दौरान पुलिस के कानों तक जो बात पहुंची, इसी के बेसिस पर पुलिस ने अमित के घर जाकर उसकी वाइफ को हिरासत में ले लिया। मेरठ में इस जगह से मात्र 35 किलोमीटर दूर ही मुस्कान सौरभ ड्रम केस से लोग पहले ही हैरान थे, ऊपर से एक और पत्नी का यूं हिरासत में लेना अपने आप में ही एक सनसनी बन गया। इससे ज़्यादा हैरान करने वाले तो वो खुलासे थे जो रविता ने किए। ऐसे खुलासे जिससे लोगों की विषकन्या या इच्छाधारी कहानियों वाली बातों को सच कर दिया था, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। साल 2024 अमित की मुलाकात एक शख्स अमरदीप से हुई थी। अमरदीप भी अमित की तरह टाइल्स का ही काम करता था। एक ही प्रोफेशन के चलते दोनों में दोस्ती भी हो गई। यह दोस्ती इतनी जल्दी गहरी भी हो गई कि अमित अमरदीप को अपने घर भी बुलाने लग गया। लेकिन दोस्त की तरह अमरदीप अमित के घर आने के बाद उसकी पत्नी के साथ उसका अफेयर शुरू हो गया। यह अफेयर अमित के मर्डर से लगभग 7 महीने पहले ही शुरू हुआ था, जिसके बारे में तो अमित पहले पूरी तरह से अनजान था। दोस्त होने के नाते अमरदीप को यह पता होता था कि अमित कब और कहाँ टाइल्स के काम से जाने वाला है। इसी का फ़ायदा उठाकर अमरदीप अमित की गैर मौजूदगी में रविता से जाकर उसके घर पे मिलने लगा। दोनों उसी घर में सबसे छुपकर इंटीमेट भी होते और किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगती, क्योंकि बच्चे काफ़ी छोटे थे और अमित के माता पिता बूढ़े और बीमार थे। रविता के ससुर को पैरालिसिस था और वहीं उसकी सास को ठीक से सुनाई नहीं देता था। लेकिन रोज़ रोज़ इस तरह की मुलाकातों को आस पड़ोस के लोगों से छुपाना मुश्किल होता है। मोहल्ले वाले इस तरह की गड़बड़ी को मालूम कर ही लेते हैं। इस तरह के सीक्रेट अफेयर के तहत ये अमूमन हो जाता है कि कपल्स के बीच झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, मन मुटाव होने लगते हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं। और यही अमित और रविता के बीच भी होने लगा था। उनके बीच झगड़े बढ़ गए थे और ऊपर से अमित के कानों तक रविता के अफेयर की बातें भी सुनाई पड़ने लगी। उसके बाद अमित ने रविता का फ़ोन चेक किया। फ़ोन में अमरदीप और रविता के मैसेज पढ़कर उसे यह कंफर्म हो गया कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। इन मैसेजों को पढ़कर जब उसने रविता से कुछ सवाल किए तो दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और यह बहस गाली गलौज से लेकर हाथापाई तक उतर आई। अमित का गुस्सा सिर्फ रविता पर ही नहीं, अमरदीप पर भी उतरा। और गुस्सा हो भी क्यों ना, जिस दोस्त को उसने दोस्ती के नाते अपने घर पर बुलाया उसी ने उसका घर बर्बाद कर दिया। 20 मार्च को इसी बात को लेकर अमरदीप और अमित के बीच मारपिटाई शुरू हुई, जिसमें अमित ने अमरदीप को बुरी तरह पीटा और इस लड़ाई में अमरदीप के हाथ में चोट भी आ गई। अमित ने उसको धमकी भी दी कि वह उसकी पत्नी और उसके घर के आसपास नज़र नहीं आना चाहिए। और अमित ने रविता को भी यह समझा दिया कि वह भी घर से बाहर नहीं जाएगी। अमित ने रविता पर भी घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी। अमित को लगा था कि ऐसा करने से शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि यही उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। अमित के इस रिएक्शन पर जिसका सबसे ज़्यादा खून खौला था वो थी अमित की वाइफ रविता। और यहीं से रविता ने अमित को अपनी ज़िंदगी से हटाने का प्लान बनाया था। उसने अमरदीप को भी इस प्लान में शामिल कर लिया। 12 अप्रैल 2025 को जब वह अमित के साथ मंदिर से वापस आई तो उससे 5-6 दिन पहले ही उसने ये प्लान बना लिया था। से ही रात में सब सोने चले गए तब उसने चुपके से अमरदीप को गेट खोलकर अंदर बुला लिया। जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि अमित के पिता को
पैरालिसिस था और उसकी माताजी को कम सुनाई देता था। किसी को भी अमर के घर के अंदर दाखिल होने की खबर नहीं हुई। बच्चे वैसे भी पहली मंजिल में सो रहे थे और अमित गहरी नींद में सो रहा था। ऐसे में मौका पाकर रविता अचानक से अमित के ऊपर बैठ जाती है और उसके हाथों को पकड़ लेती है और अमरदीप उसका गला दबाना शुरू कर देता है। अमित की सांसें उखड़ रही थी और उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी रविता मौत बनकर बैठी थी। बस अमित अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते करते दम तोड़ देता है। रविता अपने मंसूबों में कामयाब हो गई थी। पहले तो रविता का प्लान था कि वो एक सांप लाकर अमित के ऊपर छोड़ देगी ताकि सांप उसको काट ले और सबको यह सांप के काटने का ही केस लगे। लेकिन फिर इस प्लान को लेकर रविता के मन में कुछ डाउट आ गया। क्या हुआ अगर सांप ने अमित को काटा ही नहीं, या कहीं सांप भागकर घर के किसी और कोने में चला गया या बच्चों को काट लिया। इससे मची अफरा तफरी में कहीं अमित जग गया तो इसलिए रविता ने प्लान में बदलाव किया। इसी बदलाव के तहत जब दोनों ने अमित का गला दबाकर उसे मार डाला तो फिर उन्होंने अमित की बॉडी को बाहर आंगन में रखी चारपाई पर लेटाया। लेटाने के बाद उस पर झोले से सांप निकालकर उसके ऊपर रख दिया और कंबल से उसे ढक दिया ताकि गर्मी में कंबल से बाहर निकलने की कोशिश में सांप अमित को काट ले। यह सांप अमर गांव के दूसरे हिस्से से किसी एक आदमी से खरीदकर 1000 रुपये में लाया था। देर रात जब अमित की माँ वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकली थी तो इतनी गर्मी में अपने बेटे को कंबल ओढ़े हुए देख उन्हें थोड़ा अजीब तो लगा था। अपने बेटे को गहरी नींद में सोते हुए उसको जगाने ना की कोशिश में वह सोचने लगी कि शायद उसे ठंड लग रही होगी या उसकी तबीयत ख़राब होगी। यह सोचकर वह अपने रूम में वापस चली जाती है। कहते हैं ना, कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो कोई गलती कर ही देता है। इसमें भी ऐसा ही हुआ। मेरठ के पास में एक गांव है महमूदपुर सिखेड़ा, जिसे सपेरों का गांव कहा जाता है। इसी गांव से उसने जागरण के नाम पर यह सांप खरीदा था, जिसे घोड़ा पछाड़ या दामन या रेड स्नेक के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस सांप में जहर नहीं होता है, यह बिना जहर वाला सांप होता है। यही बात रविता और अमरदीप को पता नहीं थी। सबसे बड़ी बात वह यह भूल गए कि पोस्टमार्टम में तो सब कुछ साबित हो जाता है। पोस्टमार्टम में किसी भी तरह के जहर का कोई जिक्र नहीं था, सिर्फ गला दबाकर हत्या करने का ही सबूत सामने निकला था और गले, चेहरे और हाथों पे चोट के निशान थे। पुलिस ने महमूदपुर गांव से प्रीतम नाम के एक सपेरे को भी पूछताछ के लिए उठा लिया, जिन्होंने बताया कि यह सांप उनके घर में आ गया था। इस सांप को उन्होंने बांध लिया था और रख दिया था कोने में, और उनके घर से एक कृष्णन नाम के लड़के ने यह सांप चुरा लिया था, जिससे अमरदीप ने यह सांप 1000 रुपये में ख़रीदा था। फिलहाल पुलिस ने रविता और अमरदीप को अरेस्ट करके जेल भेज दिया है, लेकिन रविता और अमरदीप को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उल्टा उसने अपने पति पर सारा ब्लेम डाल दिया। हम रविता की बात को सच मान भी लें तो क्या ये जस्टिफाइड हो जाएगा कि किसी की हत्या कर देना सही है? इस सारे केस में उन बच्चों का क्या कसूर जिन्होंने अपने पिता के साथ साथ माँ को भी खो दिया है? किसी की ज़िंदगी मिटाने से तो बेहतर है कि आप उसकी लाइफ से दूर हो जाओ या उसे छोड़ दो। ऐसे लोगों को अपने मन में यह बात बिठा लेनी चाहिए कि जियो और जीने दो।